इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पदार्थ के बारे में। जैसे हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र हम बोलते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के देश क्रीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। जो मिस्र के लोग थे वो क्या करते थे कि मम्मी बनाते थे, जो मिट्टी का मम्मी बनाने के लिए प्रयोग करते थे। और रसायन शास्त्र के जो जनक है, रसायन शास्त्र के जनक को लिबोजियर कहा जाता है। इसे विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स भी आ जाता है, बायोलॉजी भी आ जाता है, इसीलिए इसे विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ को हम लोग दो आधार पर बांटते हैं। पहले भौतिकी आधार पर, भौतिक के आधार पर, दूसरा रसायन के आधार पर। भौतिक के आधार पर हम लोग ठोस को रखते हैं, द्रव को रखते हैं, गैस को रखते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जो ये तीन होता है ठोस द्रव गैस से नॉर्मल होता है, जो कि दो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये थोड़ा सा अलग होता है। अब इस रसायन के आधार पर हम देखते हैं, रसायन के आधार पर हम लोग तत्व रखते हैं। तत्व में धातु, अधातु और उपधातु रखते हैं, और यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को रखते हैं। ठीक उसी प्रकार मिश्रण में हम समान मिश्रण और विषमान मिश्रण का। ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं जो होते हैं वो करीब करीब होते हैं। ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो करीब होते हैं, और द्रव के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या रहते हैं, बीच में रहते हैं, बीच में। और जो गैस के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, दूर दूर। और प्लाज्मा हम उसे कहते हैं कि प्लाज्मा हम उसका आयनाइजेशन जब जो बिजली जब कड़कती है, जब दोनों आकर एक साथ लड़ता है, एक साथ बिजली लड़ती है, तो उसे हम आयनाइजेशन कहते हैं। यानी अपने आप को आयनाइजाइज कर दिया। यानी इसका करीबन इसका डिग्री होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये हमारे महान विज्ञानी थे सुभाष चंद्र जो बॉस हमारे बॉस साइंटिस्ट थे, उसमें जब हमारा देश गुलाम था, इस समय उन्होंने सोचा कि जब प्लाज्मा जब हो सकता है 6000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, तो ठीक उसी प्रकार बोस ये क्या किए कि किसी एक तत्व के लिए, और तत्व को क्या किए कि इन्होंने क्या किया कि गर्म कर मतलब ठंडा करना शुरू किया। और ठंडा करना शुरू किया, और देखा कि इन्होंने कितना तक इसमें ठंडा कर सकता हूँ। तो इन्होंने देखा कि माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन में इन्होंने गर्म किया, ठंडा किया। और ठंडा करने के बाद इन्होंने देखा कि ये परम शून्य तापमान है, इससे अधिक मतलब ठंडा नहीं हो सकता है। हम जानेंगे सॉलिड के बारे में। जैसे सॉलिड का हिंदी होता है ठोस। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, इसे हम लोग सॉलिड कहते हैं, सॉलिड। अब आगे लिक्विड का हिंदी होता है द्रव। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम लिक्विड बोलते हैं, यानी द्रव बोलते हैं। गैस वे पदार्थ होते हैं, जैसे गैस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। यदि गैस को हम किसी सिलेंडर में ना रखें तो छोड़ दे तो हवा में निकल जाएगा, जैसे कि वो कहाँ फैलेगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं इसका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पर हम ऑक्सीजन को ले सकते हैं, ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। रिमार्क हम देख सकते हैं, रिमार्क में स्टिक बिंदु में ऐसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। जैसे कि हम बर्फ ले लेते हैं, बर्फ जो होता है ठोस अवस्था में होता है। बर्फ एक ठंडा होता है, ठोस अवस्था में होता है, उसे हम ताप देंगे यानी गर्मी देंगे तो क्या होगा, जल में बदल जाएगा। और जल क्या होता है, द्रव होता है। यदि जल का द्रव होता है फिर भी वो ठंडा होता है, यदि हम उसको ताप देंगे तो क्या होगा, गैस यानी गैस वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ठीक है। रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंधों का मतलब उनकी क्रिया विधि का अध्ययन है। अब हम जानेंगे मैटर यानी कि पदार्थ। हम जानेंगे सॉलिड के बारे में। जैसे सॉलिड का हिंदी होता है ठोस। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, इसे हम लोग सॉलिड कहते हैं, सॉलिड। अब आगे लिक्विड का हिंदी होता है द्रव। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम लिक्विड बोलते हैं, यानी द्रव बोलते हैं। गैस वे पदार्थ होते हैं, जैसे गैस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। यदि गैस को हम
किसी सिलेंडर में ना रखें तो वो छोड़ दे तो हवा में निकल जाएगा, जैसे कि वो कहाँ कहाँ फैलेगा कोई इसकी लिमिट नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं इसका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पर हम ऑक्सीजन को ले सकते हैं, ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। रिमार्क हम देख सकते हैं, रिमार्क में स्टिक बिंदु में ऐसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। जैसे कि हम बर्फ ले लेते हैं, यदि हम बर्फ ले लेते हैं, बर्फ जो होता है ठोस अवस्था में होता है। बर्फ एक ठंडा होता है, ठोस अवस्था में होता है, उसे हम ताप देंगे यानी गर्मी देंगे तो क्या होगा, जल में बदल जाएगा। जल में बदल जाएगा और जल क्या होता है, द्रव होता है। यदि जल का द्रव होता है फिर भी वो ठंडा होता है, यदि हम उसको ताप देंगे तो क्या होगा, गैस यानी गैस वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ठीक है। रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंधों का मतलब उनकी क्रिया विधि का अध्ययन है। अब हम जानेंगे मैटर यानी कि पदार्थ। द्रव्य यानी मैटर। संसार के भी पदार्थ होते हैं, जो स्थान घेरते हैं, जिसमें भार होता है उसे हम लोग मैटर कहते हैं। यानी संसार में इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं या जिसमें भार है उसे हम लोग मैटर कहते हैं, यानी द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं का तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे हम लोग घनत्व को लेते हैं, यानी घनत्व भार, तो भार में सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठोस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर गैस का होगा। उसी तरह ठीक आणविक आकर्षण बल तो पहले ठोस का होगा यानी चुंबकीय बल, तो उसका क्या होगा, ठोस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर गैस का होगा। प्रसार, तीसरा है प्रसार है। प्रसार यानी कि विचरण, यानी कि क्या होता है, प्रसार यानी कि प्रसार, ऐसा प्रसार होता है जिससे फैलता है। प्रसार में पहले क्या फैलेगा, पहले गैस फैलेगा, फिर द्रव फैलेगा, उसके बाद ठोस। ठीक उसकी प्रकार है गति। गति जो है, गति में सबसे पहले कहीं जाना हो तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, जो हवा में ही होगा। सबसे पहले गति जो करेगा वो क्या, गैस करेगा, उसके बाद द्रव करेगा, उसके बाद ठोस करेगा। और ठीक विसरण में भी ऐसा ही होता है, गतिज की तरह ही, यानी कि प्रसारित। प्रसारित में क्या होगा, पहले गैस करेगा, फिर द्रव करेगा, फिर ठोस करेगा। और अंतराणविक स्थान जो होता है उसमें गैस, द्रव और ठोस, इन तीनों अवस्थाएं के अतिरिक्त पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है। जैसे मैंने पहले जब मैटर पढ़ा रहा था उस पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा रहा था, ठोस, द्रव, गैस होते हैं। भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस, और रसायन आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में जैसे बताया था। तो मैंने वहाँ यही बताया था कि एक दो और होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त दो अवस्थाएं और होती हैं, जो प्लाज्मा होता है पहला और दूसरा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ये प्लाज्मा होता है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, जो अति ऊर्जावान और प्रज्वलित होती है। यानी सूर्य में जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो प्लाज्मा अवस्था में होती है 6000 डिग्री सेल्सियस पर। इसके कण अति ऊर्जावान और उज्ज्वलित होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनिक होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसके कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के ही कारण होता है। और पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई, ये पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई, और ये पदार्थ की पांचवी अवस्था हो गई, जो इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। हमारे भारत के विज्ञान बोस साहब थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आइंस्टीन को पत्र लिखा था। उस समय हमारा देश जो गुलाम था, तो इन्होंने सोचा कि अगर प्लाज्मा जब 6000 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा हो सकता है तो उल्टा क्यों नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि ठंडा करना शुरू किया और इतना ठंडा शुरू किया जैसे -273 केल्विन को ले जाकर रोक दिया। इन्होंने इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। इसे परम शून्य तापमान, इससे विजय ताप हो ही नहीं सकता, इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक पत्र लिखा, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। इन्होंने आइंस्टीन साहब को पत्र लिखा। आइंस्टीन जी ने इस पत्र को पढ़ा और इसे उन्होंने अपने घर पर एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि इसका सच में ऐसा हो सकता है। उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने ही आकर इसको जो ये स्टिक है उसको सामने किया, जिसके कारण इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि बोस साहब इसके थे जो मालिक थे, इन्होंने आइंस्टीन साहब को पत्र लिखा था और आइंस्टीन की बात लोग माने और इस प्रूफ हो गया। इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था हो गई। अब हम लोग जरा भौतिक आधार पर जान गए पदार्थों के बारे में, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। अब हम जानेंगे पदार्थ के रासायनिक आधार पर, जैसे तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्वों में हम जानेंगे धातु, अधातु, उपधातु
और यौगिक में कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, मिश्रण में समान मिश्रण, अविसमान मिश्रण। जैसे मैंने बताया था कि प्लाज्मा है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसके कण अति ऊर्जावान और उज्ज्वलित होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च तापमान पर परमाणु आयनिक होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसके कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के ही कारण होता है। और पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई, ये पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई, और ये पदार्थ की पांचवी अवस्था हो गई, जो जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। हमारे भारत के विज्ञान बोस साहब थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आइंस्टीन को पत्र लिखा था। उस समय हमारा देश जो गुलाम था, तो इन्होंने सोचा कि अगर प्लाज्मा जब 6000 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा हो सकता है तो उल्टा क्यों नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि ठंडा करना शुरू किया और इतना ठंडा शुरू किया तो -273 केल्विन को ले जाकर रोक दिया। इन्होंने इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। जैसे परम शून्य तापमान, इससे जब ताप हो ही नहीं सकता, इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक पत्र लिखा, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। इन्होंने आइंस्टीन साहब को पत्र लिखा। आइंस्टीन जी ने इस पत्र को पढ़ा और उन्होंने अपने घर पर एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि इसे सच में ऐसा हो सकता है। उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने ही आकर इसको जो ये स्टिक है उसको सामने किया, जिसके कारण इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि बोस साहब इसके थे जो मालिक थे, इन्होंने आइंस्टीन साहब को पत्र लिखा था और आइंस्टीन की बात लोग माने और इस प्रूफ हो गया। इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था हो गई। अब हम लोग जरा भौतिक आधार पर जान गए पदार्थों के बारे में, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। अब हम जानेंगे पदार्थ के रासायनिक आधार पर, जैसे तत्व, यौगिक और मिश्र। तत्व में हम जानेंगे धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक में कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, और मिश्रण में समान मिश्रण, अविसमान मिश्रण। अब हम जानेंगे तत्व के बारे में। तत्व जैसे कि मैंने बताया था भौतिक आधार पर तत्व के हिंदी में, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तत्व एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। तत्व वो उसी वस्तु को हम कह सकते हैं जो एक से बना हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे आयरन है, एक से बना है, सिलिकॉन है, एक से बना है। कोई भी हम तत्व ले सकते हैं, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सब एक से बने हैं, तो इसे हम एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। धातु में से कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर भी कहते हैं, अंग्रेजी में से चालक भी कहते हैं, ठीक है ना। धातु के हम चालक भी कह सकते हैं। धातु में क्या, इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसे हम धातु कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बता, आयरन, सिलिकॉन, तो सबसे अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी जाने के लिए उसे हम यानी चांदी में सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ठीक है ना। कुचालक यानी कि अधातु में क्या, धातु में धारा नहीं जाती है, इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती है। जैसे गैस हो गया, कार्बन हो गया, प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक से याद कर सकते हैं कि प्लास्टिक में कभी हम लोग विद्युत को नहीं कहीं भी नहीं भेज सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, इसमें बिजली हम कहीं भी नहीं ले सकते हैं, जबकि धातु में हम लोग आयरन, सिल्वर में ले जा सकते हैं। अधातु, धातु, उपधातु हो गया अर्धचालक, इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब हम लोग जैसे तत्व, रासायनिक आधार पर हम लोग तत्व जान लिए। अब हम लोग जानेंगे यौगिक, उसके बाद जानेंगे मिश्रण, और मिश्रण के बाद हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे। यौगिक का अंग्रेजी बोलते हैं कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, इसका एक निश्चित सूत्र होता है। यौगिक हम बोलते हैं कंपाउंड। मैंने आप ये समझ लीजिए, यौगिक हम उसे बोलते हैं इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक तीसरे का निर्माण करते हैं, उसमें यौगिक कहते हैं। जैसे कि कार्बनिक यौगिक हो गया, एग्जाम्पल कार्बनिक यौगिक, इनमें कार्बन को उपस्थित होने अनिवार्य रूप से होता है। कार्बनिक यौगिक में होता है कार्बन उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर CH4, CO2, या अगर और एग्जाम्पल ले सकते हैं CaCO3। मैंने कार्बन अनिवार्य होना चाहिए कार्बनिक यौगिक में। ठीक उसी प्रकार अकार्बनिक यौगिक में इसमें कार्बन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं H2O, Fe2, 3, ZnSN4, FeSO4 हो सकता है, या CuSO4 हो सकता है, CuSO4,
ऐसा हो सकता है अकार्बनिक यौगिक। आप ये समझ सकते हैं कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना जरूरी है, अकार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना जरूरी नहीं है। और यौगिक हम उसे कहते हैं यानी दो तत्व मिलकर, यानी दो कोई वस्तु मिलकर तीसरे का निर्माण कर दे, उसे हम यौगिक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण, मिश्रण के बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। मिक्सचर दरअसल अधिक को किसी भी अनुपात में मिला देना ही मिश्रण कहलाता है। इस मिश्रण में हो गया होमोजीनियस यानी समान, हेट्रोजीनियस विषमान। समान मिश्रण हम कहते हैं इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते हैं तथा मिश्रण के गुणधर्म समान रहता है। यदि हम चीनी को पानी में मिला देंगे तो चीनी दिखाई नहीं देगा पानी में, इसलिए कहते हैं उसमें गुणधर्म समान है। चीनी के मुकाबले पानी भी उतना ही हो जाएगा और दिखाई नहीं देगा। विषमान मिश्रण, इस मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई देते हैं, यानी दो चीज़ को, दो सॉलिड चीज़ को मिला देंगे, जैसे कि इसमें अरहर हो गया, अरहर का दाल और मसूर का दाल। अरहर का दाल और मसूर का दाल हम लोग एक मिला देते हैं, जैसे बिना बनाए हुए तो दिखाई देंगे, उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी हो गया और नमक हो गया, चीनी हो गया और नमक हो गया, और क्या करेंगे इसको मिला देंगे तो भी मतलब बिना पानी के तो दिखाई ही देगा, इसे हम विषमान मिश्रण कहते हैं। और वही जब हम विषमान मिश्रण को हम समान मिश्रण बनाना चाहते हैं तो उसमें पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, जो उसके समान मिश्रण बन जाएगा। ठीक है ना। आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब कल नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का।